बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 16 अप्रैल और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपके सामने एक मेगा स्टोरी रखते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी से। कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल ईमान बिलाल सफदर, उनको जबरी तौर पर रिटायर कर दिया गया है। जी हाँ, ये मैं आपके सामने एक मेगा स्टोरी रख रहा हूँ। खबर तो कल रात की ब्रेक हो चुकी है कि जो कोर कमांडर मंगला थे, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल ईमान बिलाल सफदर, उनको जबरी रिटायर्ड कर दिया गया है मिलिट्री के हिसाब से। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जो न्यूज़ आप टेलीविजन पर देखेंगे वो यही होगी कि जो लेफ्टिनेंट जनरल ईमान बिलाल सफदर हैं, उन्होंने कबल वक्त रिटायरमेंट ले ली। हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, उन्होंने कबल वक्त रिटायरमेंट लेकर क्या करनी होती है, ये तो पीक होती है आपके प्रोफेशन की। और इनकी जो सर्विस थी वो गालिबन 2027 तक इनकी गालिबन सर्विसेज मौजूद थी, 26 या 27 तक। ये अभी रिटायर नहीं हो रहे थे, अभी इनकी सर्विस में काफ़ी साल बाकी थे। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपके सामने रखता हूं वो ये है कि ये जो अगले आर्मी चीफ उनकी जो तैनाती होनी है 2022 में, तो करंट आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर बने थे, आपको याद होगा, अक्टूबर नवंबर 2022 में। और अब जो अगले आर्मी चीफ आने हैं और या इनको एक्सटेंशन मिलनी है, उसका फैसला 2025 के दोबारा से अक्टूबर नवंबर के अंदर होगा। और उस वक्त जो पैनल जाना था 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स का, उनमें ईमान बिलाल सफदर साहब का नाम भी होना था। ये सीनियरिटी लिस्ट में थे, तो ये एक मुतवक्के, आप इन्हें कह सकते हैं, इनके चांसेस थे, ये एक मुतवक्के आर्मी चीफ बन सकते थे। और ये भी यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक तरफ आप काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन की बातें भी सुनते हैं, करते हैं कि उनको अब उनकी मुद्दत को 3 साल किया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने याद रखना है कि जो पाकिस्तान के आने वाले चीफ जस्टिस थे, उनको भी अगर आप याद कीजिए, उनको भी इसी तरीके से दिया। तो उन्होंने खुद ही इस्तीफ़ा था, उन्होंने भी खुद से ही कहा था कि मुझे कबल वक्त रिटायरमेंट चाहिए। वो कबल वक्त रिटायरमेंट लेकर चले गए थे जस्टिस इजाज़ुल एहसन, लेकिन आप सबको पता है कि वो भी एक किस्म की जबरी बर्खास्तगी थी, क्योंकि उनके साथ जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के थ्रू पहले तो इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया और बाद में उनके खिलाफ फैसला भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दिया गया। तो 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस और एक ऐसे जज जो अभी चीफ जस्टिस उन्होंने अगला बनना था, उनको हटा दिया गया है। और अब ये और मेगा स्टोरी आपके सामने आई है कि आने वाले दिनों में जो मुतवक्के आर्मी चीफ हो सकते थे, लेफ्टिनेंट जनरल ईमान बिलाल सफदर, जो इस वक्त कोर कमांडर मंगला में तैनात थे, उनको हटा दिया गया है। मेरे पास ये खबर अब से तकरीबन 1 हफ्ता पहले आई थी, लेकिन क्योंकि जिन जराए ने यह खबर दी थी, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आपने ये खबर आगे नहीं देनी, मेरे लिए ट्रबल हो जाएगी। एक सर्विंग ऑफिसर थे जिन्होंने ये खबर मेरे तक पहुंचाई थी, और उन्होंने ये कहा था कि उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है और नए ऑफिसर अब यहाँ पर तैनात होंगे। मैंने जब उनसे पूछा कि उनको इस पोजीशन से क्यों हटाया गया है, तो उन्होंने इस पर यह बताया कि बुनियादी तौर पर इसको हम अपने मिलिट्री की ज़ुबान में इसको सैकिंग या टर्मिनेशन कहेंगे, बर्खास्तगी कहेंगे। मैंने कहा वो कैसे, वो तो बाहर तो खबर यही आएगी कि उन्होंने कबल वक्त रिटायरमेंट ली है। तो उन्होंने हंस के कहा कि कबल वक्त रिटायरमेंट इस लेवल से तो कोई नहीं लेता, यहाँ तो कोई पटवारी की सीट नहीं छोड़ता, एसएचओ की पोजीशन के लिए सिफारिशें करवाई जाती हैं। तो अगर कोई शख्स कोर कमांडर लगा हुआ हो और वो भी मंगला का, तो वो क्यों छोड़ेगा अपनी पोजीशन को, या उसकी रिटायरमेंट की अभी एज भी दूर हो, मीन उसको 2026-27 तक, गालबन 27 तक है इनकी सर्विस जो रहती थी। तो 2027 तक जिसने अपनी सर्विस करनी हो, वो क्यों रिटायरमेंट लेंगे इतना जल्दी, उनको क्या ज़रूरत होगी। ये तो पीक है, इस लेवल तक तो कोई भी पहुंचना चाहता। और स्पेशली यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने वाला है, स्पेशली जो 2025 के अक्टूबर नवंबर में जब नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी है, अगर उस शख्स का नाम उन 4 या 5 जनरल्स के पैनल में भी हो, तो फिर आप कैसे रिटायरमेंट ले सकते हैं अगर आपको कोई तिब्बी, मतलब कि आपकी कोई मेडिकल रीजंस नहीं है, कोई अल्लाह माफ़ करे ऐसी बीमारी नहीं हो गई, कैंसर या कोई ऐसी बहुत सारी। तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है और हमारी बहुत सारे डिफरेंट ज़राए से अब बात हुई है, ये खबर आने के बाद मेरी डिफरेंट लोगों से बात हुई है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी गैदर की, आपको बताएंगे कि जो आपको शायद और कोई ना बताए वो हम आपको बताएंगे कि वजूहात क्या बनी है।
ये जाहिर है सुनी, ये हमने डिफरेंट सोर्सेज से बात की, कोई डॉक्यूमेंट तो हमारे सामने नहीं है, इसलिए हमें रिपोर्टेडली या मुबैना तौर पर इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सहाफ़ती या जो भी मेयार हैं उनके हिसाब से बदयांती होगी अगर हम कहें कि ये हतमी खबर है। तो ये हतमी खबर नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही आप ऐसे ही समझिए कि जैसे उनके किसी बहुत ही करीबी दोस्त से मेरी बात हुई हो, उनके किसी घर के फ़र्द से बात हुई हो, बहुत किसी करीबी इंसान से मेरी जो बातचीत हुई उससे ये पता चला कि 3-4 मैटर्स थे। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के लीडर हैं, उनके बेटे की उनका बेटा जो है वो मिलिट्री के अंदर उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, अप्लाई किया था और इन्होंने उसको रिक्रूट किया था क्योंकि उसका मेरिट बनता होगा, मेरिट पे ही रिक्रूट किया था, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर था कि उसको रिक्रूट ना किया जाए क्योंकि वो किसी पीटीआई के लीडर का बेटा है और उसको मिलिट्री के अंदर रिक्रूट ना किया जाए। अब ये मुझे बताया गया, लेकिन बताने वाले जो ज़राए हैं वो बहुत ही बावसूख हैं। लेकिन मेरा ज़ाती तजिया लें तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई इतनी बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर इन्होंने ये गलत किया है तो ऊपर जो बैठी हुई अथॉरिटीज़ हैं, अगर ये इल्ज़ाम आर्मी चीफ पर लगाया जा रहा है तो वो तो उस जो रिक्रूट जिसको किया है वो इतना जूनियर ऑफिसर होगा कि वो तो उसे एक जुम्बश कलम के साथ घर भेज सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना बड़ा इशू होगा। बताया ये गया कि ये भी एक मेन कॉन्फ्लिक्ट बना या मेन मिसअंडरस्टैंडिंग बनी, लेकिन मेरा ज़ाती तज्जिया है कि ये नहीं होगा। अच्छा जी, दूसरी इसके अंदर जो चीज़ सामने रखी गई वो ये कि कोर कमांडर मंगला का जो हाउस है जहाँ पर कोर कमांडर रहता है मंगला का, वो नया घर इन्होंने तामीर करवाया है अपने टेन्योर के अंदर, और कहा यह जा रहा है कि उसके ऊपर एलिजिडली, मैं दोबारा कह रहा हूँ एलिजिडली, उसके ऊपर 24 करोड़ रुपए कहा जा रहा है रिपोर्टेडली कि उसके ऊपर लगाए इन्होंने। असल में नहीं लगे थे, लेकिन इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने 24 करोड़ रुपए जो हैं उसके ऊपर लगाए, जो कि असल में इतने फंड्स नहीं लगाए थे। इन्होंने कहा कि आप ऑडिट करवा लीजिए, तो ऑडिट करवाया गया कि नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तीसरी वजह जो हमें बताई गई वो ये बताई गई कि ये बहुत मकबूल हैं, ये एनडीयू में पढ़ाते रहे हैं और मुतअद्दिद साल वहाँ पर पढ़ाते रहे, और एनडीयू में पढ़ाने की वजह से बहुत सारे इस वक्त के जो मेजर जर्नल्स हैं वो इनके डायरेक्ट शागिर्द हैं, स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे ब्रिगेडियर्स इनके डायरेक्ट शागिर्द हैं, स्टूडेंट्स हैं। इस वजह से ये आर्मी के रैंक एंड फाइल में बहुत मकबूल आदमी थे। चौथी वजह हमें ये बताई गई है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल ईमान बिलाल सफदर हैं, इन्होंने कोई पीटीआई के 2 लोगों को जो इनकी किसी भी जगह पर कमांड में हो या ऐसी जगह पर हों जहां पर ये ऑपरेशन कर सकते हों या किसी और जगह पर भी, लेकिन 2 लोगों के बारे में एलिजिडली कि उनको जब गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, ये पुरानी बात कर रहे हैं, इस वक्त की बात नहीं हो रही, पिछले महीनों की पुरानी बात हो रही, तो इन्होंने उन्हें उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया था जब इन्हें कहा गया था कि आप उन्हें गिरफ्तार करें। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ये तमाम चीज़ें मैंने पूरी कोशिश करके इनके करीब तरीन ज़राए तक पहुंच के उनसे बात करके ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखी, लेकिन मैं हतमी तौर पर इनमें से किसी चीज़ का, क्योंकि डॉक्यूमेंट मेरे सामने नहीं है, कोई ऐसी चीज़ मेरे सामने नहीं है, मैं नहीं कह सकता। और इनके जो मैंने आपको बताया करीब तरीन ज़राए भी, और उसके अलावा सर्विंग एक ऑफिसर ने मुझे, एक सीनियर ऑफिसर ने ये बात बताई थी और आज से 1 हफ्ता पहले बताई थी, और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ा एक बॉम्बशेल है, ये हमारी मिलिट्री के अंदर ऐसे होता नहीं कि कोर कमांडर को इस तरीके से बर्खास्त किया जाए या हटाया जाए, ये बहुत मेजर चीज़ हो रही है और इसकी रेपरकशंस होंगी, इसकी रैमिफिकेशंस जो हैं वो डेफिनेटली इस डिसीजन की होंगी। तो अब इसका जो मैं ओवरऑल सियासी तज्जिया इसका मैं यही कर सकता हूँ कि जाहिर है अगर हम इसको जस्टिस जो आपके गए थे, आपको पता है जो अगले चीफ जस्टिस बनने वाले थे, अगर आपको उनके साथ मिला के इस खबर को देखें तो फिर इसकी पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस पर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं कि अगर जस्टिस इजाजुल एहसन साहब गए और अब ये मुतवक्के जो आर्मी चीफ बन सकते थे जिनका लिस्ट में नाम था, इनको भी कबल अज़ वक्त ज़बरदस्ती रिटायरमेंट लेनी पड़ी या दिलवाई गई, या इनको ये कहा गया था जिस तरीके से जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को कहा गया होगा कि आपके ऊपर, या जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने जिस तरीके से कोशिश की थी कि मैं रिज़ाइन दूं और इस सारे जो भी सब कुछ चल रहा है इससे निकलूं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और दूसरी तमाम चीज़ें, जाहिर है उनको भी पूरी तरीके से टारगेट किया गया था, निशाना बनाया गया था। मुझे लग रहा है कि इसी तरीके से ये भी टारगेट हुए, निशाना हुए, और इन्होंने कहा कि मैं फिर इस सारे अब जंजीले में पड़ने की बजाय मैं बस रिज़ाइन करूं या कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लूं और घर चला जाऊं। तो ये एक बमशेल स्टोरी थी जो हमने आपके सामने रखनी थी। अब आते हैं हम अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है जी कि हमने आपको एक खबर दी थी कि जो
लाहौर के अंदर रॉ जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, पहले हम आपको बता चुके हैं, गार्डियन में स्टोरी आई हुई कि उन्होंने 20 लोगों को पाकिस्तान में घुस के मारा था, और फिर हिंदुस्तानी वजीर दिफा ने इसका इकरार भी किया और इजहार किया कि आइंदा भी ये करेंगे जब जब हमें लगेगा कि हमने करना है। तो फिर परसों हमारे पास खबर आई कि जो लाहौर के अंदर जो एक आमिर सरफराज उर्फ तांबा, उसको इस्लामपुरा लाहौर के अंदर घर में घुसकर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने, नामालूम गनमैनों ने, उन्होंने 4 गोलियां मार के उनको हलाक कर दिया। ये खबर जब आई तो हमने इस पर तज्जिया किया था कि इसके पीछे ज़रूर हिंदुस्तान होगा, और दोबारा हिंदुस्तान ने लाहौर में एक शहरी के घर में घुसकर, जाहिर बात है उसमें जो लोग हायर किए होंगे वो तो पाकिस्तानी होंगे, पहले भी जितने भी कत्ल उन्होंने करवाए उसमें या पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से लोग आए थे, जो अभी तक अकॉर्डिंग टू गार्डियन की स्टोरी है। तो अभी हमने जब ये खबर दी तो कुछ दोस्तों ने इसके ऊपर कहा कि जी अभी तो ये खबर आई है, आपने इसे हिंदुस्तान के साथ फ़ौरन जोड़ दिया। तो अब आपको ये बताना है कि जो पाकिस्तान के इस वक्त के वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने भी बयान दिया है कि इसके अंदर हिंदुस्तान ही मुलव्वस लग रहा है और इस कत्ल के पीछे भी हिंदुस्तान लग रहा है। तो आपको सिर्फ ये बताना था कि वो वैसे भी एविडेंट था, क्योंकि आमिर सरफराज उर्फ तांबा जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने सरबजीत सिंह को कत्ल किया था जेल के अंदर। सरबजीत सिंह जो है एक हिंदुस्तानी जासूस था जो पाकिस्तान में 20-22 साल से जेल काट रहा था। सरफराज तांबा के ऊपर, आमिर सरफराज तांबा के ऊपर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने जेल के अंदर उनको कत्ल कर दिया था। बाद में शायद आज से 6 साल पहले, ये 2013 में गालबन ये कत्ल का वाक़या हुआ या उससे पहले, लेकिन बाद में आज से कुछ 6 साल पहले 2017-18 में इनको बरी कर दिया था अदालत ने कि इनके खिलाफ एविडेंस उस कत्ल की नहीं मिली। तो बहरहाल एक तो ये आपके सामने खबर रखनी थी। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ आप कहते हैं कि हमने मोदी से बात करनी है, एक तरफ जनरल बाजवा पहले कहते रहे कि इजराइल के साथ भी बात करनी है, सफारती ताल्लुकात होने चाहिए, अब कहा जाता है हिंदुस्तान के साथ तजारत करनी है, हमने उनसे बात करनी है। तो वो कह रहे हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद ने बड़ा खूबसूरत बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मोदी से बात हो सकती है, और फिर हमने भी कई दफ़ा कहा कि आप टेररिस्टों से बात कर लेते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं उनको आप टेररिस्ट कहते हैं, बाद में उनसे बात कर लेते हैं, लेकिन इमरान खान से बात नहीं करनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात नहीं करनी, जिसके पास मैंडेट है, जिसको अवाम ने चुना है और जिनको हुकूमत करने का हक है। बल्कि आपने 17 और 38 सीटों वालों को चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बना के मैंडेट लूटना है, तो उनसे बात नहीं करनी। तो उन्होंने कहा कि ये कोई होशमंदी का काम नहीं है, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा जी, अगली बड़ी खूबसूरत खबर है आपके सामने रखेंगे। आप सबको पता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है वो एक हरावल दस्ता है। जो किरदार उन्होंने अदा किया है, शायद अभी तो लोग उसका एहसास नहीं कर रहे, लेकिन इन ईयर्स टू कम, इन डेकेड्स टू कम, हिस्ट्री के अंदर जब ये किरदार लिखा जाएगा पाकिस्तानी नौजवानों का, तो सुनहरे हरूफ में ये किरदार लिखा जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी नौजवानों ने, पाकिस्तान के अंदर नौजवानों की वैसे भी इस टाइम अक्सरियत है, तो पाकिस्तानी नौजवानों ने जो पाकिस्तान के अंदर थे और ओवरसीज थे। और यहां मैं एक खास बात करना चाहता हूं, अक्सर आप इस चीज को मिसअंडरस्टैंड कर लिया जाता है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है उसमें चंद सौ या चंद हजार लोग होंगे जो ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम है, लेकिन ये जो सब कुछ होता है उसमें एक हिस्सा तो ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम करती, बिल्कुल, और वो काबिल सताइश है, लेकिन एक बहुत बड़ा काम उसमें ऐसे लोग भी करते हैं जो आम पाकिस्तानी हैं, जो सोशल मीडिया टीम का हिस्सा नहीं है लेकिन वो वॉलंटियर्स हैं, आम पाकिस्तानी हैं। वो तनकीद भी करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जब उन्हें कुछ बुरा लगता है, और जब उन्हें नजर आता है कि जुल्म हो रहा है तो वो सही सिम्मत खड़े होकर सच की बात करते हैं। और अमूमी जो जवान होते हैं ना, नौजवान, वो करप्ट कम होते हैं। ये मैं कोई वो नहीं दे रहा, कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन अमूमी तौर पर आप देखेंगे कि जो जवान होते हैं वो आइडियलिस्टिक होते हैं, वो राइट साइड पर खड़े होना चाहते हैं, वो तहरीक चलाना चाहते हैं, वो जस्तजू करना चाहते हैं, वो एहतजाज करना चाहते हैं, वो स्टेटस को तोड़ना चाहते हैं। किसी भी मुल्क में, किसी भी इरा में, भुट्टो साहब का ज़माना देखें, बात का देखें, तो जो आज के बुजुर्ग हैं वो आपको अक्सर बताएंगे वो जी पाकिस्तान का कुछ नहीं होना। लेकिन अगर आप उनके पास बैठकर पूछेंगे कि जब आप कॉलेज में थे उस वक्त का कोई ज़माना बताएं, तो वो आपको बताएंगे कि भुट्टो साहब के ज़माने में या फ़लाँ ज़माने में या फातिमा जना साहबा के लिए मैं एहतजाज किया करता था। तो आपको नज़र आएगा कि उस वक्त वो तारीख की दुरुस्त साइड पर खड़े थे। आज
आज वो आपको बददिल करेंगे अक्सर के हुण कुछ नहीं होना, ए सारे इंजदे ही ने, इन्होंने इंज। बट जब वो नौजवान थे तो वो ये नहीं करते थे। इस पर किस दिन दोबारा बहस करूंगा कि ये विजडम होती है जो ओवर द ईयर्स आती है, या ये हालात के साथ समझौता होता है, ये क्या चीज़ होती है, इस पर किसी दिन फिर बात करेंगे। लेकिन मैं ये आपको बता दूं दोबारा वापस कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है, जिसमें ऑफिशियल सोशल मीडिया भी मैं कह रहा हूं और वॉलंटियर वर्कर्स भी जो लाखों की तादाद में है, उनकी सताइश की है जापानीज मीडिया ने। जी हां, जापानीज मीडिया, उर्दू में हम जापानी मीडिया कहेंगे, जापानी मीडिया ने उसके ऊपर एक बेहतरीन आर्टिकल लिखा है और बताया कि किस तरीके से जो लेटेस्ट तरीन टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं, उनको पाकिस्तान की सोशल मीडिया टीम ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने इस्तेमाल किया, इफेक्टिवली किया, और इस इलेक्शन के अंदर जो एक तगड़ी इस्टेब्लिशमेंट थी उसको इस पॉलिटिकल मैदान में, सियासी मैदान में शिकस्त दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इलेक्शन जीता। इसके लिए हम भी अपनी तरफ से तमाम सोशल मीडिया के वर्कर्स, जिसमें ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने इद्दत और निकाह के केस की रखते हैं। इद्दत और निकाह का केस जिस तरीके से करवाया गया, आपको याद होगा कि जो रिजवान अब्बासी जो इस्टेब्लिशमेंट के अपने वकील हैं और हर केस में जो इस्टेब्लिशमेंट का होता है उसमें वो पेश होते हैं, 13 घंटे उन्होंने एक टांग पे खड़े होकर दलाइल दिए थे और रात पता नहीं 11-12 बजे तक ये केस चलता रहा था। और खावर मानिका भी थे, उनका मुलाजिम भी था, और ये घटिया तरीन केस जिसको पाकिस्तान के तमाम उलमा ने, तमाम, जब मैं कहता हूं तमाम उलमा ने रद्द किया, जिसको पाकिस्तान की पूरी सिविल सोसाइटी ने रद्द किया, जिसको पाकिस्तान की खवातीन ने रद्द किया, पाकिस्तान के वकला ने रद्द किया, जजेस ने रद्द किया। और याद कीजिए वो 6 जजेस वाला जो खत था उसमें जस्टिस अतार रब्बानी ने एक इसी तरह का केस है, टैरियन वाइट वाला, उस पर उन्होंने खिलाफ फैसला दिया था जब उनके घर में बम फेंके गए और फिर उन्हें पहले बहावलपुर फेंक दिया गया, अब चकवाल लगाया गया उन्हें सेशन जज, तो उनको तकलीफ दी गई थी। ये उसी तरह का ये केस था। इस केस में अब आर्गुमेंट होने हैं फाइनल और इस केस ने खारिज होना है। बुशरा बीबी जो है वो सिर्फ इस केस की वजह से जेल के अंदर है, उनके ऊपर और कोई केस नहीं है। जैसे ही इसका फैसला हो जाएगा, ये उड़ जाएगी इसकी सजा, तो वो जेल से बाहर आ जाएंगी और इस केस में है कुछ नहीं। इसी वजह से जो रिजवान अब्बासी हैं, जो प्रोसिक्यूटर हैं और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के असल में तो प्रोसिक्यूटर हैं, वो भागे हुए हैं। आपको याद होगा ईद से पहले भी वो दूसरी खाली अदालत में बैठे रहते, अदालत में नहीं आए। अभी भी 2 पेशियां हो चुकी हैं, वो नहीं आए। इस दफ़ा भी उन्होंने बहाने लगाए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, मैं उधर हूँ, और फिर अदालत में आए तो भी जज साहब बैठे थे, अदालत चल रही थी, तो वो फरार हो गए कोर्ट में से और फिर वापस नहीं आए। तो आज सलमान अकरम राजा साहब ने, मीन कल जो गुजरी है, बहुत ही सख्त उसके अंदर दलाइल दिए और ये कहा कि ये क्यों भाग रहे हैं, अगर ये सच्चे हैं तो यहाँ केस में आकर दलाइल दें। तो उसको डिले करने के टैक्टिक्स हैं। जैसे ही वहाँ पर बातचीत होगी आप देखेंगे कि जो इद्दत और निकाह वाला केस है वो उड़ जाएगा। लेकिन अफसोस इसमें यह है कि कोई पूछने वाला नहीं होगा कि ये केस कैसे बनाया था, क्यों बनाया था। अच्छा जी, अगली खबर आपको देनी है हमने कि जो शहबाज शरीफ और इसहाक डार हैं उनमें बदअतमादी है, बहुत सख्त किस्म की। इसहाक डार जो को शहबाज शरीफ पसंद नहीं करते, लेकिन नवाज शरीफ इसहाक डार को बहुत पसंद करते हैं। मरियम साहबा इसहाक डार को बहुत पसंद करती हैं और शहबाज शरीफ नहीं करते। तो ये जंग चल रही है। शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के औरंगजेब साहब से काम करवाना चाहते हैं, नवाज शरीफ इसहाक डार से काम करवाना चाहते हैं। तो ये रोज़ आपको ये ड्रामा और सर्कस नज़र आएगी। इसके ऊपर हम आपके सामने बात करते रहेंगे। अच्छा जी, अगली बात आपको ये बतानी है कि पुलिस का पीटीआई की कॉर्नर मीटिंग पर छापा। ये सब कुछ हो रहा है जो आपको हम पहले भी खबर दे चुके हैं। अहमद चट्टा साहब जिन्होंने वो सीट खाली की थी गुजरांवाला, वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन, उसको चोरी करने की भरपूर कोशिश है। और क्योंकि उस इलाके से वो डंटोनिक साहब हैं और वो ऐसी होची हरकतें करते हैं, उनमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी की कमी है, तो वहाँ पर बार बार पुलिस भेज रहे हैं। लेकिन पुलिस को याद रखना चाहिए कि वही पुलिस है। बहावल नगर में इनके साथ क्या हुआ और किसी ना किसी तरीके से आवाम ने फिर भी इन पर तरस खाया, लेकिन हालात इनके नहीं लग रहे। क्योंकि जो अगली खबर मैं आपके सामने रखूंगा आप परेशान हो जाएंगे। पंजाब पुलिस के एक एसएचओ ने पंजाब के अंदर एक शौहर को इसलिए गिरफ्तार किया कि वो उसकी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाना चाहता है और उसने बार बार उसे कहा, जब वो खातून नहीं मानी तो उसने उसके शौहर को पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया, ताकि जब शौहर नहीं होगा और उसको छुड़वाने के लिए ये औरत मजबूर हो जाएगी और फिर मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करेगी। ये एक बहुत ही बदबख्ती की खबर सामने आई है। मुझे कोई उम्मीद नहीं है करंट आईजी से कि वो कोई इसके ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि वो अगर उनके अंदर ज़मीर नाम की कोई चीज़ होती तो जो
जो कुछ वो कर चुका है शख्स वो ना करता। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कभी इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान का कानून ज़रूर ये कानून के नीचे आएंगे, क्योंकि इतना जुल्म कभी भी छुपता नहीं। अगली खबर इसी से रिलेटेड आपको देंगे। मैं तेज़ तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि खबरें बहुत सारी हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। 2 दिन पहले आपको मैंने एक वीडियो दिखाई थी, वीडियो तो नहीं थी, मैंने स्क्रीनशॉट दिखाए थे, कोई वायलेंस इतना था वो वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता था। एक खातून अपने 2 बच्चों के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी और उस खातून के ऊपर एक पुलिस वाला जानवरों की तरह उस पर तशद्दुद कर रहा था। मैं दोबारा आपको मैंने कहा कि मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सका कि उसके अंदर वायलेंस था। और अब खबर सामने आई है, उस टाइम तो वो सिर्फ वीडियो इतनी आई कि उसने वायलेंस किया और उधर से उसे खींच के लेके जाता हुआ आपने देख लिया। अब उस औरत की लाश मिली है। जी हाँ, उस बहन की अब लाश मिली है। चन्नी गोठ ये रेलवे स्टेशन है, ये रहीम यार खान और बहावलपुर के दरमियान में है, लियाकतपुर के बिल्कुल करीब है। तहसील लियाकतपुर से ज़रा पहले आता है ये चन्नी गोठ। और इस स्टेशन के करीब चलती हुई मिल्लत एक्सप्रेस से इज्जत लूटने के बाद, जी हाँ मैं बड़ी तकलीफ से आपको ये बता रहा हूँ कि उस खातून पर पहले तशद्दुद, वो तो वीडियो में नज़र आता है, लेकिन अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट से ये पता चला है कि उसकी पहले इज्जत लूटी गई। इसका लफ्ज़ इंग्लिश में मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि फिर यूट्यूब के कवानीन की जद में आते हैं हम। तो उसकी इज्जत लूटी गई पहले और फिर उसको चलती हुई मिल्लत एक्सप्रेस से नीचे फेंक दिया, मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली इसी पुलिस वाले ने। और मज़े की बात आपको ये बताएं कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 25,000 के 50,000 की ज़मानत पर उस पुलिस वाले को जज साहब ने जो है वो ज़मानत भी दे दी है। जी हाँ, उसको गिरफ्तार किया गया था, हवालात में डाला गया और अगले ही दिन जज साहब ने 25 या 50,000, लेकिन लाख रुपए से कम पैसों की ज़मानत के ऊपर जज साहब ने उसे रिहाई दे दी है। अब ये मुझे नहीं पता कि मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले दी है या बाद में, हम इस खबर की खोज कर रहे हैं, आपके सामने पूरी खबर रखेंगे। लेकिन ये दिल टूटा है ये खबर सुन के, और उससे भी ज़्यादा दिल इसलिए टूटा है कि आप गौर कीजिए कि हम कहते हैं कि हमें ये चाहिए, हम बड़ी अजीम कौम है, हम नंबर 1 कौम है, हम ये नहीं, हम बड़े बेशरम और बेहिस हैं माजरत के साथ। एक औरत पर जुल्म हो रहा था और वहाँ कितने मर्द खड़े थे और सब के सब, मैं क्या कहूँ उन्हें, मैं अगर वो लफ्ज़ जो अक्सर कहा जाता है वो उनकी भी तौहीन होगी अगर मैं उनको कहूँ। वो तो बहादुर होते हैं, आप अक्सर उनके साथ तशबीह देते हैं मर्द नहीं है फलां, वो लोग बहादुर होते हैं, वो ऐसा जुल्म नहीं होता बर्दाश्त कभी भी करेंगे खड़े। ये पता नहीं किस तरह के हमारे लोग हैं, किस तरह के ये बाई स्टैंडर्ड हैं कि किस तरह के बाई स्टैंडर्ड है कि ये बोलते भी नहीं है वहाँ पर खड़े, रोकते भी नहीं किसी को। एक औरत के ऊपर जुल्म हो रहा है और फिर कहते हैं कि जो बहावल नगर में हुआ वो गलत हुआ और सही हुआ। बिल्कुल हमने पुलिस को सपोर्ट किया उसमें, इवन जो पुलिस ने हमारे खिलाफ ब्रुटैलिटी की उसके बावजूद सपोर्ट किया, लेकिन शर्म से डूब मरे। पूरी पुलिस को इसके ऊपर माजरत करनी चाहिए, सॉरी करना चाहिए। ये जो एसएचओ की खबर दी है और बाद में ये जो खातून, इनका रिपोर्टेडली नाम मरियम बीबी है, शायद फैसलाबाद की रहने वाली हैं, जड़ावाला की तहसील की, और किसी ब्यूटी पार्लर में बेचारी कराची में मुलाजमत करती थी, ईद के लिए अपने घर छुट्टी पर जा रही थी। शर्म से मर जाओ बेशर्मो, बगैर तो शर्म से मर जाओ। यही मैं कह सकता हूं कि किस हद तक ये पूरी की पूरी सोसाइटी चली गई है कि पास खड़े एक औरत पर जुल्म हो रहा है और ये लोग रोक नहीं सकते। अच्छा जी, अगली खबर आपको देंगे कि जो राशिद सोमरो है उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है। वो मौलाना फजलुर रहमान के वो पार्टी मेंबर हैं, कराची सिंध के गालिबन सदर हैं उनके। उन्होंने ये कहा है कि वो कच्चे के डाकुओं से ये गुजारिश करेंगे कि वो गरीब लोगों को अगवा ना करें, बल्कि चीफ सेक्रेटरी, वजीर आला, ये जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको अगवा करें। बात तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगवा तो किसी के बच्चे को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका बच्चा भी अगवा होता है वो बेशक जाबर हो या मजलूम हो, वो उसी को पता लगता है क्या है। लेकिन बहरहाल आप देखिए कि लोग कितने तंग आ गए हैं कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। आप खुद सोच लीजिए कि ये इस पूरी रजीम ने लोगों को किस हद तक तंग कर दिया है। आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे कि जी के पीआईए के जो जहाज़ है उसे बराए फ़रोख्त लगाया हुआ था, इश्तिहारात अब आ गए हैं। पीआईए पूरी को, पीआईए जहाज़ कह दिया मैंने, पूरी पीआईए को बराए फ़रोख्त लगा दिया है, इश्तिहारात आ गए हैं और अब किसी भी वक्त इस एयरलाइन को जो है वो मैं तो ये कहूँगा गिरफ्तार ही कर लिया जाएगा एयरलाइन को, क्योंकि इसको बेच दिया जाएगा, किसी अपने को बेचा जाएगा उसको फ़ायदा देने के लिए, और तो मुझे कोई वजह इसमें लगती नहीं। लंबा हो गया थोड़ा वीलॉग, खबरें बहुत ज़्यादा थीं और आपको तमाम खबरें आपके सामने रखना चाहता था। कल के वीलॉग में इतनी ज़्यादा खबरें थी नहीं, और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।